नमस्कार फ्रेंड्स, बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। आज स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे लोग पैसे इसमें कमाते हैं, कैसे लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट करके काफ़ी रिच बन जाते हैं। रिच बनने के लिए बहुत ज़रूरी सोर्स है स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट नहीं है तो मुझे नहीं लगता इतनी तेज़ी से आप रिच बन सकते हो, क्योंकि रिच बनने के लिए ज़रूरत होती है कंपाउंडिंग की। तो कंपाउंडिंग जो मिलता है वो आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू मिलता है। सो बात करते हैं स्टॉक मार्केट की फ्रेंड्स। सभी कंपनियों में को बिजनेस करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फंड को रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए कंपनी को या फिर दो ऑप्शन होते हैं, या फिर वो बैंक के पास में जाए, वहाँ से लोन सेंक्शन करवाए, लोन ले और लोन से अपने बिजनेस और ग्रोथ आगे बढ़ाए कंपनी का, या बिजनेस को रन आगे कंपनी की ग्रोथ आगे बढ़ाए, बिजनेस को रन कराए। दूसरा ऑप्शन है कि वो लोगों को इनवाइट करे कि आप हमारे बिजनेस में आइए, आप हमारे बिजनेस में पैसे लगाइए, और जितना भी आपका जो हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगी, उसमें कुछ परसेंटेज शेयर आपका भी शामिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें जब कंपनी लोगों के थ्रू जो पैसा लेती है तो उनको कहीं ना कहीं शेयर प्रोवाइड करती है। जब कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, शेयर बाय किए होंगे, तो उनकी भी कहीं ना कहीं वेल्थ बढ़ जाती है, उनकी भी जो पैसा है उनका वो भी बढ़ जाता है। बात करते हैं कंपनी जो पैसा लेती है शेयर होल्डर से, मतलब जो आम लोगों से, वो कैसे पैसे लेती है। उसका दो तरीका है। शेयर मार्केट से जब कंपनी को पैसे लेना होता है शेयर मार्केट से, तो कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाती है, लिस्ट करवाती है अपने आप को आईपीओ के थ्रू। आईपीओ एक सेबी में अप्लाई करना होता है कंपनी को। तो सेबी जांच करती है। सेबी रेगुलेटरी फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि जांच करती कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स चेक करती है। वो चेक करना उनका लाजमी रहता है, जिससे कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा आईपीओ के थ्रू जो लोग पैसा डालते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है सेबी की कि वो लोगों ऐसा नहीं हो। कई सारी कंपनियां स्कैम कर सकती हैं कि वो अपना फर्जी कंपनी का बोल दें कि हम कंपनी चला रहे हैं, लिस्ट करवा देते हैं। कई सारी कंपनियां होती हैं जो फर्जी होती हैं, तो फर्जी वाड़ा करती है, जबकि उनका कोई बिजनेस नहीं चल रहा होता, कोई ऑपरेशन नहीं करना होता। वो कंपनियां पैसे लेती है और फ्रॉड करके भाग जाती है, जिससे कि निवेशक उनको लॉस होता है, शेयर होल्डर्स को लॉस होता है। तो वही चेक करने के लिए सेबी इंक्वायरी करती है, पहले चेक करती है कंपनी का रेवेन्यू रिपोर्ट्स वगैरह चेक करती है, कंपनी के मैनेजमेंट चेक करती है, कंपनी के बारे में चेक करती है। तो पूरी इस कंपनी के बारे में जांच करती है। जब सब चीज़ सही होने पे आईपीओ में लिस्ट होती है। आईपीओ में लिस्ट होने की कंपनी जैसे जो लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, दो तरीके से लिस्ट होती है। या पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, या फिर बीएसई पे लिस्ट होगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। दोनों के हेडक्वार्टर मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसकी शुरुआत 1875 में हुई थी, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उसकी शुरुआत 1992 के आसपास हुई थी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जैसे आईपीओ लॉन्च करती है कंपनी, तो कंपनी आईपीओ कैसे लाती है। कंपनी आईपीओ लाने के लिए जैसे कंपनी को 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी के टोटल जो शेयर है वो 2000 है और 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी जैसे सपोज उसकी प्राइस ले रखी है कंपनी ने, वो ₹1 पर शेयर के हिसाब से रखी है। तो 500 करोड़ जो शेयर हैं, 500 करोड़ शेयर वो कंपनी वो इशू करेगी रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू। जो हम लोग सारे लोगों को रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स उन पे अप्लाई करेंगे। जिन लोगों को आईपीओ में मिल जाता है पार्टिसिपेशन, तो वो कुछ शेयर ले सकते हैं। जैसे ₹1 पर वैल्यू है, तो कंपनी कहीं ना कहीं 500 करोड़ रुपये, अगर कंपनी एग्जांपल ले रहा हूँ 500 करोड़ कंपनी ने लिए हैं, तो वो 500 करोड़ ₹1 पर शेयर के हिसाब से, ₹1 पर शेयर कंपनी के हिसाब से 500 करोड़ शेयर इशू किए हैं। तो कंपनी की जो टोटल जो कंपनी की जो शेयर्स हैं वो 2000 है। उनमें से कुछ आधे प्रमोटर्स के शेयर होंगे, आधे किसी और के शेयर होंगे। तो लगभग अगर 2000 शेयर्स हैं टोटल कंपनी के पास में, अगर वो 500 करोड़
500 शेयर्स इशू कर रही है IPO के थ्रू, तो कहीं ना कहीं 25% की हिस्सेदारी वो बेच रही है। 25% की हिस्सेदारी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो लोग शेयर बाय करेंगे सारे मिलके वो 25% की कंपनी की हिस्सेदारी होगी टोटल। तो इस तरीके से शेयर आप बाय करके कंपनी में अपनी हिस्सेदारी मौजूद कर लेते हैं। कंपनी का जो पहला IPO आया था इंडिया में, जो पहला IPO लेके आई थी वो विप्रो कंपनी लेके आई थी। वो लेके आई थी 1946 में। जो सेकेंड IPO आया था वो रिलायंस का आया था 1977 में। तो यही IPO की शुरुआत हुई थी इंडिया में। अब कंपनी IPO एक बार लाती है। अब जो लोग शेयर बाय किए हुए वो शेयर बेचते कैसे हैं? तो शेयर बेचने के लिए और बाय करने का अलग अलग रहता है। प्राइमरी मार्केट रहता है, सेकेंडरी मार्केट रहता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी एक बार IPO लॉन्च करती है। IPO लॉन्च करने में जो पैसा आता है उससे अपने फंड में कंपनी उसको ग्रोथ में लगाती है। लेकिन जो शेयर होल्डर्स ने IPO लिए हुए हैं, अब वो शेयर बेचना चाहते हैं तो सेकेंडरी IPO में बेचेंगे। वो ऐसा नहीं वो कंपनी को वापस दे देंगे कि नहीं अब हमें शेयर बेचना है। तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है, उसमें लोग अपने शेयर जिन लोगों ने IPO में लिया हुआ है तो वो शेयर किसी और को बेच देते हैं, बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट में जनरली ट्रेडिंग होती है, या यूँ कह लो ट्रेडिंग होती है, या बोल सकते हो कि चेंज हो सकते हैं बायर्स और सेलर्स। शेयर्स वही रहते हैं, बस सेकेंडरी मार्केट में वही शेयर घूमते रहते हैं। कभी किसी ने बाय कर लिया तो कभी किसी ने बाय कर लिया। कंपनी तो एक बार IPO के थ्रू इशू कर चुकी है वो शेयर। एग्जांपल देते हैं 500 करोड़ शेयर वो कंपनी इशू कर चुकी है शेयर मार्केट। वो 500 करोड़ शेयर घूमते हैं। जो लोग बेचते हैं, कोई एक बेचता है तो दूसरा बंदा उसको बाय कर देता है। जब दूसरा बंदा बाय करता है तो तीसरा बंदा उसको दूसरा बंदा बाय करता है। जब उसको बेचना होता है तो तीसरा बंदा खरीद लेता है। तो ऐसा ही ट्रेडिंग उनकी चलती रहती है, बाय और सेल होता रहता है। वो सेकेंडरी मार्केट होता है। जब किसी को अब शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट कैसा करें? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी रहता है। डीमेट अकाउंट में क्या होता है? डीमेट अकाउंट ज़रूरी होता है। उसके अलावा आपको शेयर मार्केट में किसी ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ये ब्रोकर के थ्रू ही डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। ब्रोकर ही अपने यहाँ एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। इंडिया में 3 अच्छे ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ब्रोकर अच्छा होना चाहिए। ब्रोकर्स वो जगह होती है, वो ही हमें उसके थ्रू हम शेयर किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एक्चुअली में शेयर खरीदो और बेचे केवल ब्रोकर्स के द्वारा ही खरीदे जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो आपका जो डेटा रहता है वो ब्रोकर्स के पास नहीं रहता। ये डेटा आपका NSDL में आता है। ये कंपनी जो NSDL है, NSDL के थ्रू आपकी बाइंग और सेलिंग होती है शेयर मार्केट में। ऐसा नहीं है आपका डेटा किसी ब्रोकर के पास में और वो डेटा का मिसयूज कर सकता है, ऐसा नहीं है। आपका जो डेटा रहेगा वो ब्रोकर्स के पास से किसी NSDL के पास जाता है। वो NSDL डील करती है कि जब आपके शेयर बेचने और खरीदने होते हैं तो NSDL के पास जाते हैं। 3 अच्छे ब्रोकर्स हैं जो कि डिस्काउंट ब्रोकर हैं। पहला आपका जीरोधा है, दूसरा आपका अपस्टॉक है जो कि रतन टाटा का इनसे इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, और तीसरा जो है एंजल वन है। तो ये 3 डिस्काउंट ब्रोकर हैं और अच्छे ब्रोकर माने जाते हैं। इनका काफ़ी जीरोधा और अपस्टॉक तो काफ़ी पुराने हो गए हैं, लेकिन एंजल वन नया आया। ये तीनों ही अच्छे स्टॉक ब्रोकर, इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो आप तीनों में से किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फ्रेंड, पैसा कैसे बनाएं? रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं हम, जनरली आम लोगों को रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे पैसे बनाते हैं। तो इसमें यही रहता है, जब 2 तरीके होते हैं शेयर्स खरीदने के लिए किसी कंपनी के लिए। पहला तरीका रहता है जब कंपनी IPO लॉन्च करती है, IPO इशू करती है, उस टाइम पे वो अप्लाई करे, और अगर IPO नहीं मिल पाता है तो IPO के बाद जो लिस्ट होती है कंपनी, तो यानी कि सेकेंडरी मार्केट में वो बाय कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। बात करते हैं फ्रेंड्स कि स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में देखा जाए रिटर्न में, तो रिटर्न का स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 का रिटर्न देख लो तो निफ्टी 50 एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। निफ्टी 50 इसमें कि इंडिया की टॉप कंपनियां हैं, निफ्टी 50 के अंदर आती हैं। और BSE में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें कि टॉप 30 तक कंपनीज आती हैं इंडिया की। तो जब 50 कंपनी, टॉप 30 कंपनी में आप पैसा लगाते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, तो जहाँ तक है उसके जो रिस्क है वो लो हो जाता है। जब आप किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। मानता हूँ फ्रेंड्स, रिस्क को कम करने का एक तरीका है
कि आप कंपनी को समझो, कंपनी को जानो, कंपनी के लिए एनालिसिस करो, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करो, उसका लगातार उसका देखो एनालिसिस करके कि आप उसका लगातार प्रॉफिट हो रहा है, लगातार हर ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जनरेट कर रही है, मतलब लगातार ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ हो रही है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उसके पास रिजर्व कैश है या नहीं। दूसरा चीज़ है फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा आपको देखना है उसका मैनेजमेंट कैसा है। अगर मैनेजमेंट अच्छा होता है तो फंडामेंटल एनालिसिस भी अच्छा होता है, तो कंपनी की ग्रोथ होने में बहुत कम चांस रहती हैं। कोई बाहरी कोई कारण हो सकता है जब कंपनी की ग्रोथ नहीं रहती है कहीं ना कहीं, वैसे कंपनी ग्रोथ करती है। तो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस और कंपनी का टॉप मैनेजमेंट, ये चीज़ें आप उनको देखना होती है जब किसी कंपनी के शेयर्स को चूज करना हो, किसी कंपनी को चूज करना हो। तो एग्जाम्पल ले ले फ्रेंड्स कि अगर कोई मान लो 2003 का डेटा हम देखते हैं, 2003 का अगर हम डेटा देखें तो मैं एक कंपनी चुन लूँगा। उस टाइम पे कंपनी है HCL टेक। HCL जो टेक है उसका 2003 में जो स्टॉक था वो 20 रुपये का था। उस समय 2003 में HCL टेक का जो स्टॉक था वो 20 रुपये, ओनली 20 रुपये का था। अगर किसी ने HCL टेक का सर्च कर लिया होता कि भाई टेक्नोलॉजी कंपनी IT का काम है, अभी आगे चल के IT का स्कोप चल ही रहा है, लोग उस टाइम बहुत सारे लैपटॉप लेते थे और IT का ही काम चल रही थी, 2000 से ही शुरू हुआ IT का फॉर्म। तो किसी ने अगर ये सर्च किया होता कि IT का आने वाले समय में IT का बूम है मार्केट, तो उसने अगर IT की कंपनी जैसे कि HCL टेक की कंपनी में एग्जांपल दे देता हूँ, अगर उसने HCL टेक का अगर कोई शेयर बाय किया होता तो जो कि 2003 में ओनली 20 रुपये का था, मीन्स आपने अगर 1 लाख रुपए 2003 में HCL टेक में लगाए होते, ठीक है, और आपको इन्वेस्ट कर लिया होता, अब आप उसके बाद में आप रुक गए होते, इन्वेस्ट करने के बाद आपको होल्ड करना होता है। तो आज 2024 हो गई है, अगर आपने HCL टेक में 2003 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो बन के वो जो स्टॉक है वो बन जाते आपके पूरे 90 लाख रुपए। आप समझ सकते हो, आपने कुछ नहीं किया, आपने समझा कंपनी को, बस आपको क्या देखना था, लगातार कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना था, कंपनी सही जा रही है नहीं जा रही है। आपने 2003 में लगाते और आज 2024 हो गई, आपको जो रिवॉर्ड मिलते हैं आपको 90 लाख रुपए मिलते, 1 लाख का 90 लाख रुपए। आप मुझे बताओ कि किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करने से इतना ज़्यादा हो सकता था? नहीं हो सकता, ठीक है। और हो भी सकता था, तो सबके अलग अलग तरीके हैं। अगर वो बेस्ट है तो आप ये भी एक सोर्स है आपका जिससे कि आप रिच बन सकते हैं।